Hello students, I am Aditya Dubey and I welcome you all to the session of spotting error, and I am taking NDA 2017 first paper this time, and let us continue. And already you have seen other sessions also in which you would have improved your analytical approaches. Objective to provide you previous year's coverages so that you can get ready with the expectation, with the expected format of the questions, right? So 2017 first paper I have taken, and in this first question is given, that is, I can fly if I will be a bird. If I will be a bird, मैं उड़ सकता हूं अगर मैं चिड़िया होता। ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। सो पार्ट वाइज दिस इज ए सेक्शन, आई कैन फ्लाई। इफ आई विल बी, दिस इज योर बी सेक्शन, एंड a bird is your C section, this is your C section, and no error is the D section. So you have to find the error in the A, B, C, D out of these given options. So for your information, let me clarify you, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम highly imagine करते हैं, for high imaginations, देखिए इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन ही होता है, वो हाई हो या लो हो वो तो एक कहने की बात है, लेकिन हाई इमेजिनेशन का मतलब है बिल्कुल भी वो रियलिटी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मैं चिड़िया होता, क्या कोई व्यक्ति चिड़िया हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस वो उसे इमेजिन कर रहा है कि काश ऐसा होता, काश मैं राजा होता, वर दैट इफ आई वर अ किंग। तो ये जो काश की इंग्लिश है, ठीक है ना, जहाँ पे हिंदी में ऐसे काश शब्द आते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वर दैट कह सकते हैं, तो ये वर का एक स्पेशल यूज़ है कि जब भी आप काल्पनिक बातें करेंगे जो कि सच्चाई में नहीं हो सकती हैं, उनके लिए आप नॉर्मल वर्ब ना लगा करके आप वर का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई कैन फ्लाई इफ़ आई विल बी ए बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया हूँगा, यहाँ पे नॉर्मल वर्ब यूज़ की जा रही है। तो ये नॉर्मल वर्ब की जगह आपको स्पेसिफिक वर्ब लगानी पड़ेगी जो कि क्या है? वर। इफ आई वर अ बर्ड। स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट आप इस पे और सेंटेंसेस बनाएं जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किन किन सेंटेंसेस में वर यूज होता है। जैसे मैं आपको और भी सेंटेंसेस दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे फ्रेंड होते तो मैं तुम्हें मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता। तो अगर तुम मेरे दोस्त होते, हो तो नहीं, राइट। तो उस चीज़ को इमेजिन किया जा रहा है। इफ़ यू वर माई फ्रेंड आई कुड गिव यू मोर फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन। इफ़ यू वर माई फ्रेंड, अगर मैं उस जगह होता, इफ़ आई वर इन दैट प्लेस, मैं इन चीज़ों को जल्दी इंप्रूव कर लिया होता। आई वुड हैव इम्प्रूव्ड दीज थिंग्स इन अ मच बेटर मैनर, राइट। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ कि इन सिंपल सेंटेंसेस we use were। सिंपल सेंटेंसेस में हम वर यूज करते हैं। एंड इन एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन होता है, वर्ब होती है, उनमें हम हैड प्लस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे अगर तुम पहले आ गए होते, अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे जिनमें एक्शन आता है, अगर तुम पहले आ गए होते, राइट। तो इस सेंटेंस में क्या है कि आपको एक्शन आना क्या है? एक्शन है, जिसे हम ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर तुम पहले आ गए होते, तुम्हें ये लेक्चर अटेंड करने को मिलता, तुम्हें ये लेक्चर अटेंड करने को मिला होता। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे एक्शन आ रहा है वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
यहां पे सेंटेंस बन जाएगा इफ यू हैड कम अर्लियर, इफ यू हैड कम अर्लियर, तुम्हें ये लेक्चर अटेंड करने को मिल गया होता, यू वुड हैव गॉट, यू वुड हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लेक्चर, राइट। इस तरीके से सेंटेंस बना है, यू वुड हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लेक्चर। अगर ये सेंटेंस इस फॉर्मेशन में नहीं है, अगर ऐसे है कि अगर तुम वहां होते, जरा सेंटेंस का टाइप समझिएगा, दोनों में हाई इमेजिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन इस सेंटेंस में भी है और इमेजिनेशन इस सेंटेंस में भी है, दोनों में इमेजिनेशन है, बट डिफरेंस क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब जहां पे केवल चीजों को दिखाया जाता है। अगर मैं चिड़िया होता, है ना, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, ओनली रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, केवल चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे केवल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैं चिड़िया होता, तो रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वर यूज हो रहा है। ऑलराइट, तो ये वर दैट जो वर का यूज है ये सिंपल सेंटेंसेस में है। और अगर सेंटेंस में एक्शन आ रहा है कि अगर तुम पहले आ गए होते, तो यहां पे हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और एक बात, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हैड यू कम अर्लियर, हैड यू कम अर्लियर, तो ऐसे भी इस सेंटेंस को कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैड लगने से ये तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन नहीं, ये हैड का एक स्पेसिफिक यूज है फॉर इमेजिनेशन पर्पस, फॉर कंडीशनल पर्पस, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बारी मैं फिर से क्लियर कर दूं, जहां पर इमेजिनेशन होगा उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर यूज होगा, एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस है तो हैड यूज होगा। और ये सेंटेंस आपका 2017 के फर्स्ट पेपर में आया था, जिसका एरर आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेंटेंस को रीड करते ही आपको आइडिया लग जाएगा। इफ आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता हूं, दिस वे। Alright, so students, make your basics strong, be very clear in your basics and take your basics as a part of your self-confidence, self-improvement, self-motivation, right? Never ever compromise with your basics. Whatever basics are there in your mind, just take decision on those bases only and keep adding on important facts. Like this is an important fact for you, that when a sentence has imagination, it can be in two ways, either in simple form or in action form. If it is in simple form, we will be using were. If it is in action form, we will be using had plus V3. Alright students, so I'm going to take next sentence now, and this is sentence number 2, and the sentence is, as soon as the train arrived, as soon as the train arrived, as soon as the train arrived, the passengers entered the compartments. The passengers entered the compartment. This is the sentence. Alright guys, as soon as the train arrived, जैसे ही ट्रेन आई, the passengers entered the compartment. Passengers compartment में चले गए, अंदर हो गए, right? अब आप देखिए यहाँ पे as soon as, this is your section A. The train arrived, this is your section B, and the passengers entered the compartment, this is the section C. ये आपका C section है, and last one is no error, this is your section D. ठीक है, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है,
एज सुन एज द ट्रेन अराइव द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट, एंड लास्ट में दिया हुआ है नो एरर। अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में किस सेक्शन में एरर है। मैं रिपीट करता हूं, एज सुन एज द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन आई, द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट, पैसेंजर्स कंपार्टमेंट के अंदर चले गए। क्या आपको कोई सेंस में मिस्टेक लग रही है, कोई आपको ऐसी डिफिकल्टी हो रही है जिससे कि इसका सेंस क्लियर ना हो? I hope you are getting proper sense. There is no problem in this, right? So this sentence has got no error. So here option D will be the right one. I'm going to take question number 3 now. Question number 3 is, never I have seen such a town. Never I have seen such a town. Never I have seen such a town, and let me tell you how it is divided. This is A section, never. I have, this is B section. Seen such a town, this is your C section. And at last there is no error. It's like this. Now, this is also an important fact that never I have seen, जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, ये आपने पढ़ा होगा कि जब कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, चाहे वो नो सूनर दैन हो या नेवर हो, इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लिसिटली पहले आती है। मतलब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्लियरली नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में भी वो पहले आएगी। तो यहाँ पे जो नेवर आई हैव है, तो ये नेवर हैव आई होना चाहिए। और आप इसको एक इंपॉर्टेंट रूल के रूप में आप नोट कर लें कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ नेगेटिव एडवर्ब, जब कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ नेगेटिव एडवर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज होती है, और वी कैन से हेल्पिंग वर्ब कम्स एक्सप्लिसिटली। हेल्पिंग वर्ब आती है एक्सप्लिसिटली, मतलब स्पष्ट रूप से आती है और वो विजिबल होती है। एंड नेगेटिव एडवर्ब इज जस्ट फॉलोड बाय दैट, नेगेटिव एडवर्ब इज जस्ट फॉलोड बाय दैट हेल्पिंग वर्ब। वो जो नेगेटिव एडवर्ब है उसके तुरंत बाद वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। दिस केस इज एप्लीकेबल फॉर नो सूनर दैन ऑल्सो। नो सूनर दैन भी कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, तो नो सूनर दैन के रूप में भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और भी हमारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो इन केसेस में एक्सप्लिसिटली, जैसे सेंटेंस है कि जैसे ही मैं अंदर गया उसने मुझे एक धक्का दिया। सो नो सूनर डिड आई एंटर, नो सूनर आई एंटर्ड नहीं होगा, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम, ही पुश्ड मी, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू to be kept in your mind, that when a sentence begins with negative adverb, care is to be taken to keep helping verb explicitly, and that is right after that negative adverb, right? So this sentence, see students, this is also a very effective method of learning. The effective method of learning is solving the exercise and recalling the important concepts. राइट, द एंटायर चैप्टर कैन बी रिकॉल्ड, पूरा चैप्टर आप रिकॉल कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के माध्यम से। बस प्रिंसिपल एक ही है,
never ever compromise with your basics and keep adding on fruitful information wherever you get, right? So it's awesome. We are killing many birds with the single stone, because we are solving previous year's paper also, we are recalling concepts also, and we are testing our existing knowledge. So this is really very important for you. And students, not only for NDA, you may, if you get sample papers of CDS, MNS, AFCAT and English section is there, be ready to solve that, because it is gonna teach you something, it is gonna mark important facts, and it is gonna test your existing knowledge. Always be available for such opportunities. Now I'm gonna take question number 4 now. Question number 4 is, he goes to his office. He goes to his office. He goes to his office by bicycle. By bicycle. He goes to his office by bicycle every day. This is the sentence. He goes to his office by bicycle every day. So he goes to his office, this is your section A, and by bicycle, this is your section B, and every day, that is your section C. So this way the sentence is given. Well, if you read, he goes to his office, no problem, perfectly giving sense. By bicycle, by scooter, by car, again there is no problem. Every day, he goes every day or he goes sometimes, I don't have any concern. Gentlemen, here you are getting perfect meaning, so as such there is no mistake. Alright, be pretty sure about your common sense, and the particular given sentence you need to analyze, and you have to be pretty sure about your judgment. Yes, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर दिए गए सेंटेंस में मिस्टेक नहीं होती. जबरदस्ती मिस्टेक मत फाइंड आउट करिए. अगर आपको सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, सेंस प्रॉपर आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, सेंटेंस सही है, राइट? बी प्रीटी श्योर अबाउट योरसेल्फ. सो इसमें कोई भी एरर नहीं है. इसमें नो एरर का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था. सो आई विल टिक दैट, राइट? Now I have question number 5, and that is far from being appreciated. Far from being appreciated. मतलब far माने होता है दूर. Far from being appreciated माने प्रशंसा होने तो दूर, प्रशंसा होने की तो बात ही दूर है. His conduct was discussed and sharply commented. His conduct was discussed and sharply commented. His conduct was discussed and sharply commented. Now, point A is far from being appreciated. This is your section A, right? His conduct was discussed. This is your section B. And sharply commented. That is your section C. And section D is no error. This is your section D, right? So you need to find out the error in this. So here you need to add upon before, after commented. Commented upon, actually किस पे comment हुआ, यहाँ पे वो preposition missing है. So it should be commented upon. ठीक है. Far from being appreciated, his conduct was discussed and sharply commented upon. Upon is required. आपको पता होगा, जैसे कुछ सेंटेंसेस में अगर हम प्रीपोजिशन सप्लाई नहीं करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं आता है. जैसे आपने कहा कि देयर इज नो चेयर, अब आपने यहां कर दिया टू सिट. क्या ये सेंटेंस पूरा मीनिंग दे रहा है? देयर इज नो चेयर टू सिट. नहीं, ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है. यहां पे होना चाहिए देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन. ऑन इज रिक्वायर्ड. ठीक इसी तरीके से I was
looking for a house to live. मैं घर ढूंढ रहा था रहने के लिए, तो यहां पे आई वॉज लुकिंग फॉर ए हाउस टू लिव इन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि घर में रहना, अगर ये प्रीपोजिशन हम सप्लाई नहीं करेंगे सो इट विल नॉट गिव प्रॉपर मीनिंग, राइट. सो दिस इज हाउ you need to be pretty sure about the sentences, and you should find out the areas where error can be there. Okay, so let's continue, and this time I'm going to discuss the next sentence, and that is here I have the sentence, one more sentence is there, that is of is एनडीए 2017 के फर्स्ट पेपर में 5 सेंटेंसेस ही आए थे, एक सेंटेंस उसका छूट गया था तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. एक और है अ स्मॉल पार्सल, ये 2000 उसका है, ये सेंटेंस आपका 2017 के सेकंड का है. ऑलराइट, so one sentence is there that is of previous year paper, it was left, so I'm going to cover. Well, sentences, this is the 6th question for the previous year paper, that is of 2017 second paper. Here it is given, a small parcel of novels, a small parcel of novels is better than none, is better than none. A small parcel of novels is better than none. अब देखिए यहाँ पे आपको appropriate word की ज़रूरत है. आपने small parcel of novel, ये तो एक non living thing है, ठीक है, this is a non living thing. अब जो comparison होता है वो symmetrical comparison होना चाहिए, मतलब दोनों में symmetry होनी चाहिए. living beings का living beings से comparison होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से कंपैरिजन होगा. आपको अच्छे से पता है कि नन हम लिविंग बींग्स के लिए यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग बींग्स के लिए. अब यहाँ पे नॉन लिविंग है और हमने नन वहां पे लगा दिया, सो इट इज नॉट मैचिंग, ये मैच नहीं कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन देम, इज बेटर देन नथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे नन के प्लेस में नथिंग होगा, क्योंकि नन कम्स फॉर लिविंग बींग्स एंड नथिंग कम्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. तो दैट वाज इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनमें आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं छोटे सेगमेंट से आपकी एनालिसिस का पता चलता है. मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्पॉटिंग एरर देने का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि आपके बहुत हाईफाई नॉलेज या कितने नंबर ऑफ रूल्स आप याद कर लेते हैं, इसे चेक करना नहीं है. स्पॉटिंग एरर का सिंगल ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में देने का कि कैंडिडेट की एनालिसिस कैसी है, कैंडिडेट दिए गए सेंटेंस को कैसे एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसका डिसीजन मेकिंग क्या है. एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज. ऑलवेज लाइक स्पॉटिंग एरर सेक्शन डील्स विद दीज 3 पार्ट्स: एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज. फाइनलाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे और बहुत टाइम तक सोचते रहेंगे, वो भी एक सही चीज नहीं. अब नो एरर अगर फाइनलाइज करना है तो इट शुड नॉट टेक मच टाइम. सेंस आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, फाइनल डिसीजन इज देयर. तो आपने एनालाइज किया और खुद रियलाइज किया, खुद फील किया, एंड देन आपने उसको फाइनलाइज किया. इन 3 स्टेप्स में स्पॉटिंग एरर चलती है. So students, this paper has been completed. That was of 2017 first. I am going to discuss now 2016 paper, and that is the second paper. ठीक है, तो 2016 का second paper मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ. इसमें पहला sentence दिया हुआ है, my friend was. First sentence is given, my friend was. This is your section A. My friend was habitual to drive a car. Habitual to drive a car. This is your section B. And at
very high speed, at very high speed. This is your section C, and section D is no error. This is your section D. सेंटेंस है माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड. आप लोग भी अच्छे से रीड करिए और सोचिए क्या मिस्टेक हो सकती है. सो माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव. क्या यहाँ पे हैबिचुअल टू ड्राइव कहना उचित है? यहाँ पे हैबिचुअल ऑफ, मतलब यहाँ पे जब भी हम हैबिचुअल वर्ड एज एन एडजेक्टिव लगाते हैं तो यहाँ पे हमें जीरंड एक्सपेक्टेड होता है. क्या एक्सपेक्टेड होता है? जीरंड एक्सपेक्टेड होता है. जैसे वो गाने गाने का शौकीन है, वो गाना गाने का आदी है. ही इज हैबिचुअल ऑफ हैंडलिंग सच मैटर्स. वो ऐसे मैटर्स को हैंडल करने का आदी है. तो यहाँ पे ऑफ के बाद हमें जीरंड एक्सपेक्टेड होता है. हियर वी रिक्वायर अ जीरंड, राइट? जीरंड इज एक्सपेक्टेड. He is habitual of providing best solution in no time. So we must use, in place of to drive, we must use of driving, as habitual is followed by a gerund. हमेशा याद रखिए, एक important note यहाँ पे बना लीजिए कि habitual word is an adjective and it is followed by a gerund. Habitual word is followed by a gerund. Habitual word gerund चाहिए उसके बाद. जैसे he is habitual of maintaining such records. He is habitual of making lame excuses. We are habitual of putting efforts for the destination that we have decided to reach. So this way it is to be found out, right? So I hope it is clear now. I'm going to give you next sentence now, and the next sentence is being a day of national mourning. Being a day of national mourning. MOURNING. जरा ध्यान दीजिए, इस मॉर्निंग में यू आ रहा है. आप इसे ये मॉर्निंग मत समझ लीजिएगा. ये मॉर्निंग का मतलब सुबह है, राइट? दैट इज सुबह. एंड ये मॉर्निंग का मतलब है MOURN. ये जो मॉर्न है ये वर्ब है, इसका मतलब है विलाप करना, लैमेंट. ठीक है, टू लैमेंट. बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, द ऑफिसेस वर क्लोज्ड. दिस इज योर सेक्शन A, and then section B is the offices. The offices were closed. And that is your section B. The offices were closed. And the national flag flew half mast. And the national flag flew. The national flag flew half mast. ये दिया गया सेंटेंस है. ये ऑप्शन सी है आपका, एंड लास्ट ऑप्शन नो एरर है. समझिए, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग मतलब एक राष्ट्रीय रूप से शोक दिन होने की वजह से द ऑफिसेज वर क्लोज्ड, ऑफिसेज बंद थे. एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मस्ट. और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा, मतलब उसे हमने आधा हमने केवल उसे दिखाया. तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस आपको कई मिलेंगे. बीइंग अ हॉलीडे, ठीक है. तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है. यहाँ पे बीइंग अ हॉलीडे, एक्चुअली बीइंग एन इंजीनियर ही मस्ट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये सेंटेंस सही है. क्यों? क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, तो बीइंग एन इंजीनियर इज फाइन. नो सॉरी, एज ए नाउन आ रहा है. लेकिन यहाँ पे लिविंग बीइंग तो है नहीं. लिविंग बीइंग के लिए बीइंग का यूज होना सही है. जैसे एक डॉक्टर होके आपको लोगों से पोलाइटली बात करनी चाहिए. बीइंग अ डॉक्टर यू शुड टॉक टू अदर्स पोलाइटली. ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे इट लगाने की जरूरत नहीं है.
लेकिन जब कोई सेंटेंस नॉन लिविंग होता है, मतलब नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीइंग से स्टार्ट हो रहा है, जैसे सेंटेंस मैंने बताया कि बीइंग अ हॉलीडे, आई स्टेड एट माई होम, आई डिड नॉट गो आउट, तो इस सेंटेंस में बीइंग अ हॉलीडे ना होकर के इट बीइंग अ हॉलीडे होगा। हॉलीडे नॉन लिविंग है, यू आर हाईलाइटिंग दैट नॉन लिविंग थिंग, सो यू नीड अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नॉन लिविंग के केस में क्या आएगा? इट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इट बीइंग अ डे ऑफ national morning, the offices were closed and the national flag flew half mast. All right, so बहुत ही केयरफुल हो जाइए, इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इनमें परफॉर्म करना टफ नहीं है अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया। तो लॉजिक इसका आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसे स्पेसिफिकली लिखा देता हूँ कि इन केस ऑफ living representation, in case of living representation, no more subject is required, be is sufficient। मतलब ये तो आपको पता ही है कि be का मतलब है होना, be का मतलब है होना, और ये जो be के फॉर्म्स हैं वो यही हैं, is, am, are, was, were, ये सभी be के फॉर्म्स हैं, ठीक है। be का मतलब है होना। तो अगर कोई हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, फॉर इन द केस ऑफ लिविंग बीइंग, तो अगर हमने कहा बीइंग अ डॉक्टर, ही मस्ट एम्पैथाइज विद अदर्स। क्या मैंने सेंटेंस बोला कि डॉक्टर हो करके उसे दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना चाहिए, अपने आप को दूसरे की जगह रख करके सोचना चाहिए, किसी के साथ मिसबिहेव या मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। तो मैंने बीइंग अ डॉक्टर कहा, ये सेंटेंस परफेक्टली करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बीइंग अ हॉलीडे, आई स्टेड एट माई होम, बीइंग अ हॉलीडे, I stayed at my home, I didn't go out, यहां पे एरर है। एरर ये है कि दिस इज नॉन लिविंग, ठीक है, दिस इज समथिंग फॉर नॉन लिविंग। हॉलीडे क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के केस में बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस तो बनेगा ही ना। इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स अ सेंटेंस cannot be framed। ये तो खैर लिविंग के लिए भी है कि सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हो सकता बिना सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट तो नेसेसरी है, इवन पैसिव वॉइस में भी तुम्हें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। तो ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि सेंटेंस का अस्तित्व तभी है जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस कैसे। तो अ सेंटेंस कैन नॉट बी विदाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, कैन नॉट बी फ्रेम्ड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अ सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट अ सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ये नॉन लिविंग का केस था, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग था, और यहाँ पे सब्जेक्ट के केस में क्या लगेगा? इट लगेगा। सो इन नॉन लिविंग केसेस, सो इन नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग के केसेस में हम लोग इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान देने का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला सेंटेंस लेते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड स्टूडेंट्स, इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्कशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, so you raise your comments, you raise your queries so that further counseling can take place। कुछ students ने मुझे report किया है कि it should be taught in हिंदी। तो एक बात मैं बता दूं कि हिंदी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैं खुद करता हूं और खुद मैं हिंदी की मदद से इंग्लिश को सीखा हूं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि पूरा पेपर हिंदी में आ जाएगा। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आएगा, राइट। दिस इज अगेन अ ट्रुथ वी कैन नॉट डिनाई। तो आप उसे
कोशिश करिए समझने की, एंड इन केस नहीं समझ में आ रहा है, रेज योर क्वेरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन हम लोग लेते हैं, सेंटेंसेस इफ यू आर वांटिंग टू वॉच। क्वेश्चन नंबर 3, इफ you are wanting to watch, if you are wanting to watch the 29 birds nesting, 29 birds nesting, you must not let them see you. You must not let them see you. पहली बार आपने ऐसा फॉर्मेशन सुना होगा कि इफ यू आर वांटिंग, आपको अच्छे से पता है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते, जैसे रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब है जरूरत होना, ठीक है। वांट, वांट का मतलब है चाहना, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझना। सी, फील, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में नहीं होती। मतलब अगर कोई कहे कि आई एम रिक्वायरिंग 2 कैंडिडेट्स, कितना गलत मीनिंग जा रहा है। आई एम रिक्वायरिंग कभी हो सकता है? क्यों होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे कहना है कि मुझे 2 कैंडिडेट्स की जरूरत है, so why will I say I am requiring? I will simply say I require 2 candidates. I will never say I am requiring. So this sentence is absolutely wrong and this is the correct sentence. In the same manner, why will I say I am wanting to come? I will simply say I want to come. Why will I say if you are wanting to watch? Simply you will say if you want to watch. So are wanting to watch की जगह want to watch हो जाएगा। आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अदर का भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंड। आपको अगर कहना है कि मैं ये सेशन समझ रहा हूं, तो आपको ये नहीं कहना है कि, अब सोचने वाली बात है, समझना कोई लगातार प्रोसेस नहीं है, समझना इंस्टेंटली होता है। फील करना 2 घंटे का काम नहीं है, सेकेंड्स में फील हो जाता है। तो कोई अगर कहे कि आई एम फीलिंग हार्ट अटैक, कितना गलत सेंटेंस है। इट शुड बी आई फेल्ट हार्ट अटैक, आया गया। इट शुड बी ही इज फीलिंग, या इट शुड बी ही हैज बीन फीलिंग दिस फॉर लास्ट मेनी डेज। सो इफ यू वॉन्ट in place of if you are wanting, right? That is the correct formation. अगला sentence मैं आपको देता हूँ. अगला sentence है he does not listen to what I say although I'm advising him for a long. Question number 4 is he does not listen to. He does not listen to. He does not listen to what I say. वो नहीं सुनता है जो कि मैं कहता हूं. Although I am advising him for a long. यद्यपि मैं उसे सलाह दे रहा हूँ बहुत टाइम से, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि बहुत टाइम से आप सलाह दे रहे हैं फॉर अ लॉन्ग, बहुत टाइम बीत चुका है, ये परफेक्ट है, और अभी भी आप उसे सलाह दे रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन है, तो आई एम एडवाइजिंग ना होके आई हैव बीन एडवाइजिंग हो जाएगा. ठीक है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. सो इट शुड बी आई हैव बीन एडवाइजिंग हिम, इट शुड नॉट बी आई एम एडवाइजिंग हिम. राइट, इसके बाद अगला सेंटेंस में लेता हूँ. ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगला सेंटेंस है इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन. इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन. आई विश आप इसे
सुन करके एनालाइज करें और मिस्टेक निकालने की कोशिश करें. It is most essential for us to reach the station where the mistake can take place. You need to figure it out. You need to think over it. It is most essential for us. It is most essential for us to reach the station before noon, lest we should miss the train. So it is most essential for us. It is most essential for us. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. It is most essential for us, right? तो यहाँ पे most essential, यहाँ पे it is essential. देखिए, अगर essential वर्ड अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी. ठीक है, तो आपको ये सुपरलेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं, और अगर लगा भी रहते तो द मोस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड. वी मस्ट omit मोस्ट बिफोर एसेंशियल एज एडजेक्टिव्स लाइक एसेंशियल कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ठीक है, तो एसेंशियल मतलब एसेंशियल. अब उसे ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा एसेंशियल है, कम एसेंशियल है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल है. हमें उसे डिग्रीज के फॉर्म में कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल का मतलब एसेंशियल है. कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे परफेक्ट, फुल, एम्प्टी, सुपर, राइट, एंड एक्सीलेंट. अब जैसे कंप्लीट, आपको नहीं कहना चाहिए कि ये ज़्यादा कंप्लीट है, ये कम कंप्लीट है, या ज़्यादा एक्सीलेंट है, ये कम एक्सीलेंट है. आपको ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, जिनका सुपरलेशन पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ लाइक दिस. तो यहाँ पे इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन. लेस्ट के साथ शुड आता है. ऑलवेज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरिजन और सुपरलेशन पॉसिबल नहीं है, इन्हें हमें ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आई एम गोना गिव यू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, एंड इट इज I asked him what had brought him there. What had brought him there. मैंने उससे पूछा कि उसे वहां पे क्या ले आया, मतलब वो वहां क्यों आया, ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उसको आना पड़ा. ठीक है, तो I asked him, this is past indefinite, कोई प्रॉब्लम नहीं. What had brought him there, चूंकि what से ये कंबाइन हो रहा है इसलिए यहाँ पे had परफेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का केस आ रहा है. तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, परफेक्ट सेंस देता है, क्योंकि जो काम कंप्लीट हो गया था उसमें तो परफेक्ट केस लगना ही चाहिए. तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. Everything that glitters is not gold, so one has to be quite careful while analyzing the sentence, right? So this is the time to have the next sentence now. I'm going to take question number 7 now. And you must have analyzed that sentences giving proper sense in just one look, you just can mark them, right, as per your analysis. Although it is tough, in most of the cases, students fail to mark no error. They feel that if it is given in the spotting error segment, so error must have been there. This is not the right way. There can be around 2 to 3 sentences out of 10
that might not have any error. So you have to be quite strong while signifying or while analyzing the sentence. Now I'm going to discuss question number 7 now. Question number 7 is, the guards dare not to harm him. The guards dare not to harm him. तो द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, यहाँ पे डेयर एज ए मेन वर्ब नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेयर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है. तो आपको डेयर और नीड इन दोनों का स्ट्रक्चर पता होगा. मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ. जब डेयर और नीड ये दोनों फॉर्म में यूज़ होते हैं. एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होता है और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ होता है. तो एज ए मेन वर्ब तो इसका रोल एकदम सिंपल रहता है जैसे बाकी की वर्ब्स का रहता है. जैसे आपने कहा कि आई नीड टू गो देयर, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में आ रहा है मेन वर्ब के रूप में. आपने कहा आई डोंट नीड टू गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर, अगेन दिस इज सिंपल फॉर्म में आ रहा है. ठीक है. अब आपने कहा कि डू आई नीड टू गो देयर, क्या मेरे को उधर जाने की ज़रूरत है, तो ये आपका एज ए मेन वर्ब ट्रीट हो रहा है. इन सारे सेंटेंसेस में दिस इज बीइंग यूज्ड एज ए मेन वर्ब. ठीक है. अब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जरा ध्यान दीजिए. जैसे आई डोंट नीड टू गो देयर, यहाँ पे नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा था. अगर मैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब बनाता हूँ तो फिर मुझे डू लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब खुद ही समाई है, इसमें हेल्पिंग वर्ब खुद ही इन्वॉल्व है. तो मुझे यहाँ पे कहना होगा आई नीडंट, और आई कैन से नीड नॉट. आई नीडंट गो देयर और आई नीड नॉट गो देयर. सरप्राइजिंग नहीं है अगर आप इसके सिंटेक्स से अवेयर हैं तो. डू आई नीड टू गो देयर, अब ये सेंटेंस हो जाएगा नीड आई गो देयर. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक इसी तरीके से डेयर का यूज होता है. जैसे आपने कहा कि ही डेयर्स टू से दिस, वो ये कहने की हिम्मत रखता है. आपने इसका नेगेटिव बनाया ही डजंट डेयर, जैसे कि बाकी के मेन वर्ब्स होते हैं. ठीक उसी तरह से आपने इसका नेगेटिव बनाया ही डजंट डेयर टू से दिस, उसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है. एंड आपने इंटेरोगेशन किया कि डज ही डेयर टू से दिस, क्या उसकी ये कहने की हिम्मत पड़ती है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. अगर मैं ये पूरा यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब, अब मैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करूं, ही डजंट डेयर टू से दिस, सो आई कैन से ही डेयर नॉट से दिस. ठीक, ही डेयर नॉट से दिस. और इसको अगर मैं कहूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि डेयर ही से दिस, ये कहने की हिम्मत है उसकी, ऐसे. So students, get acquainted with this syntax. Try to write more and more sentences so that you can get ready with this syntax. I hope I have clarified. This is as a main verb, this is as an auxiliary verb. Now one factor that you must have noticed that यहाँ पे to नहीं लगता, और यही आपके सेंटेंस की एरर है. The guards dare not to. To is not required. This is wrong. यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है. सेंटेंस होना चाहिए द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम, बस इतना होना चाहिए. सो इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली स्पॉटिंग एरर्स में पूछ लिया जाता है. कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेयर और नीड का यूज एज अ मेन वर्ब और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से होता है. आई वुड रिकमेंड दैट यू मेक एटलीस्ट 20 एग्जाम्पल्स, नॉट लेस देन दैट. 20 एग्जाम्पल्स आप लोग लिखिए, लिखेंगे तभी आएगा. सिंटेक्स नॉलेज तभी आती है जब आप उसमें टाइम देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड. द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड. प्रिंसिपल बहुत ही चिंतित दिखता है.
बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, क्योंकि स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं. द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days. फॉर द लास्ट 15 days. As a protest against, as a protest against, as a protest against his disciplinary action, his disciplinary, DISCIPLI आई नहीं होगा. मैंने स्पेलिंग इसलिए कंफर्म की कि स्पेलिंग्स को हमेशा ध्यान रखिए. डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स. सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान दीजिए. सेंटेंस है द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड. प्रिंसिपल बहुत ही चिंतित दिखते हैं, लगते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक, क्योंकि स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे हैं फॉर लास्ट 15 days, 15 दिनों से स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं. एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स. वो विद्रोह पे हैं कि मतलब कुछ लोगों के खिलाफ विद्रोह, कुछ लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए. तो यहाँ पे सेंटेंस इज गिविंग प्रॉपर मीनिंग, सो एज सच वी डू नॉट फाइंड एनी मिस्टेक. एक करेक्शन है बट ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, इसीलिए इसमें नो एरर फिट किया गया है. करेक्शन ये है कि दे फॉर लास्ट 15 days, दीज 15 days आर ऑलरेडी ओवर. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक की जगह स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक होना चाहिए. मतलब स्टूडेंट्स पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक पे रहे हैं, ठीक है, ऐसा सेंस आना चाहिए. बाकी तो सेंटेंस का मीनिंग सही आ रहा है, ठीक है. हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. द किंग वॉज एम्बैरेस्ड. द किंग वॉज एम्बैरेस्ड. एम्बैरस वर्ब है. एम्बैरस का मतलब है शर्मिंदा करना, और इसका नाउन है एम्बैरसमेंट. ठीक है, इट्स नाउन एज एम्बैरसमेंट. दैट इज नाउन शर्मिंदगी, embarrassment. And embarrassed, as you know, V3 becomes adjective. So यहाँ पे जो embarrassed word आ रहा है उसका मतलब है शर्मिंदा. This is coming in the form of adjective. ठीक है. The king was embarrassed. Sentence पे आते हैं. The king was embarrassed to find evidences. To find evidences against his own queen. The king was embarrassed to find evidences against his own queen. So यहाँ पे to find की जगह on finding होगा. उसका रीजन है कि पाने पर, एविडेंसेस पाना उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऐसा होने पर ऑन फाइंडिंग एविडेंसेस हो जाएगा. ठीक है. सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राजा शर्मिंदा था अपनी ही क्वीन के खिलाफ सबूत पाने पर. सबूत
पाने के लिए उसने कोई एफर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो सबूत निकाले, बट ऐसा मिला, ऐसा मिलने पर। तो जब भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का कि ऐसा होने पर ऐसा हो गया, सीइंग दिस, आप उसमें जीरंड लगाते हैं। जैसे आपने कहा इस सेंटेंस को एनालाइज करने पर हमें इसकी मिस्टेक का पता चला। एनालाइजिंग दिस सेंटेंस आई गॉट टू नो इट्स मिस्टेक्स। एनालाइजिंग दिस सेंटेंस आई गॉट टू नो इट्स मिस्टेक्स, इस तरह से। तो अगला सेंटेंस दिया हुआ है एज आई प्रेफर कॉफी देन टी। एरर पहले ही मिल गई होगी, जो स्टूडेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे उनको एरर मिल गई होगी। एज आई प्रेफर, इस सेंटेंस में एरर इजी है। एज आई प्रेफर कॉफी देन टी। As I prefer coffee than tea, my friends always take the trouble. My friends always take the trouble. My friends always take the trouble to get me a cup of coffee. To get me a cup of coffee. To get me a cup of coffee whenever I visit them. जब भी मैं उनको विजिट करता हूं। ये सेंटेंस है। एज आई प्रिफर कॉफी देन टी, एरर आपको मिल गई होगी। कॉफी देन टी नहीं होता, प्रिफर और प्रीफरेबल के बाद हमेशा टू लगता है। तो दिस इज अ नोट, we must use to after prefer और preferable। प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद हम टू लगाते हैं, हम दैन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल। अब ये 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और हमने 2016 का सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि वैरायटी है, कहीं पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहीं पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप मेंटली रेडी रहें कि हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के 10 ही नहीं होंगे, हो सकता है 5 भी हो जाए। एंड बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको एनालिसिस करने में। तो अब हम 2016 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स का, जिसमें आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस आर 10। ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू। ये सेंटेंस है पहला, शी सेड दैट शी वॉज अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने इसमें डिस्कशन किया है। अगर आपने विजिलेंटली मेरी बात को सुना है, देखा है, समझा है, तो आप इसमें एरर निकाल लेंगे। शी सेड दैट, she said that she was understanding. She said that she was understanding his point of view. His point of view very well. पहली बात कि अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस कंटिन्यूएशन में नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे शी सेड दैट, शी अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट फॉलोज पास्ट है, तो पास्ट फॉलोज पास्ट के हिसाब से ये पास्ट में है और दैट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ईदर यू से हैड अंडरस्टूड, that will be better. Had understood क्यों हुआ? क्योंकि वो समझ गई थी। ये परफेक्शन में है। आपको पता है कि पास्ट फॉलोज पास्ट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का भी कॉम्बिनेशन हमें इंश्योर करना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो ये बात बहुत ही चीख चीख के चिल्ला के कही गई है
कि सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसमें परफेक्ट फॉर्म ही लाना चाहिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा शी सेड दैट, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। वॉज अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंड इज नॉट समथिंग दैट कैन गो ऑन इन कंटिन्यूएशन, दैट कैन नॉट बी अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। सो शी सेड दैट शी हैड अंडरस्टूड his point of view. Very well. Now I have second sentence, and the second sentence is all the houses having been washed away. All the houses having been washed away. All the houses having been washed away by the floods. By the floods, the villagers sought shelter in the panchayat office. The villagers sought shelter, sharan, in the panchayat office. ये सेंटेंस है, all the houses having been washed away by the floods. बाढ़ के द्वारा सारे घरों को वॉश आउट करने के बाद विलेजर्स को जो शरण मिली वो पंचायत ऑफिस में मिली जाके। समझिए इतना भयानक था। तो यहाँ पे हैविंग बीन वॉश्ड अवे इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन हियर। यहाँ पे हैविंग बीन वॉश्ड अवे की बजाय, क्योंकि हैविंग बीन वॉश्ड अवे यहाँ पे हाउसेस ने किसी को वॉश आउट नहीं किया है, ठीक है। तो ये ए सेक्शन यहाँ पे गलत होगा। या आप इसे मतलब अगर आपका कहने का सेंस है कि सारे घर बर्बाद होने के बावजूद, वॉश अवे होने के बावजूद, तो यहाँ पे होना चाहिए हैविंग ऑल द हाउसेस बीन वॉश्ड अवे। हैविंग ऑल मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसको वॉश अवे किया गया। हैविंग ऑल द हाउसेस बीन washed away by the floods. अब आप समझिए, ये हैविंग से स्टार्ट हो रहा है और ऑल द हाउसेस ये यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। बीन वॉश्ड अवे ये पैसिव वॉइस में है। अब ये फॉर्मेशन सही है। हैड इट बीन एन एक्टिव फॉर्मेशन, जैसे सेशन अटेंड करने के बाद मैं घर गया, तो इसका फॉर्मेशन होगा हैविंग अटेंडेड द सेशन, मैं घर गया, आई वेंट टू माई होम। ऐसे इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद मैं एग्जाम के लिए रेडी हुआ। हैविंग रिवाइज्ड these chapters, I got ready for exam. ऐसे तो ये जो सेंटेंसेस है हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसे हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत पढ़ा है। और हैविंग प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल का सिंटेक्स है। और इसका हिंदी में मीनिंग आता है कि ऐसा होने के बाद। मैं आपको एक मेमोरी लिंक दे देता हूं कि इसे परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों कहा गया। बहुत आसान है। ऐसा होने के बाद कंप्लीशन ऑफ टास्क इज देयर। कंप्लीशन ऑफ टास्क मीन्स परफेक्ट। सो जो सेंटेंसेस आपने बहुत ही कल्चरल और कन्वेंशनल फॉर्म में जो पढ़े हैं ना कि वहां पहुंचने से पहले ऐसा हो गया था,
तो उनको भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत ला सकते हैं क्योंकि वहाँ पे परफेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस था इसका स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत थी कि ये ऑल द हाउसेस पहले लाने से ऐसा लग रहा था कि ये सेंटेंस मतलब एक्टिव वॉइस में बन रहा है, जबकि था पैसिव वॉइस में और हैविंग से ही शुरू होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। सो इफ यू आर अनअवेयर विद द यूसेज ऑफ perfect participle having plus V3, so I would suggest you make some more examples like लिखने के बाद मैंने बोर्ड साफ कर दिया था, having covered all the questions of paper I had wiped the board। बोर्ड साफ करने के बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया, having cleaned the board I started writing। टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसमें क्वेश्चंस फ्रेम करना स्टार्ट किया, हैविंग रिटन द टॉपिक आई स्टार्टेड फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो मैं अगला सेंटेंस ले रहा हूं, अगला है थर्ड नंबर, इट इज नेसेसरी फॉर अस, इट इज नेसेसरी फॉर अस, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू familiarize with and get used to the ways of the people, among whom we live। It is necessary for us, ये हमारे लिए ज़रूरी है, to familiarize with and get used to the ways of the people among whom we live। तो ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मीनिंग आपको क्लियर है, थिंक ऑन दिस। इट इज नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए जरूरी है, टू फेमिलराइज विद। आप देखिए, फेमिलराइज विद व्हाट, फेमिलराइज विद द वेज, यानी कि जो प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी, फैमिलियर के बाद विद आता है, विद यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरी बात, गेट यूज टू द वेज, यूज टू का मतलब है आदी होना, परिचित होना, आदी होना, ठीक है। तो गेट यूज टू होना यानी कि आदी होना, इसका भी सेंस आ रहा है। तो दिस इज गिविंग परफेक्ट सेंस, देयर इज नो मिस्टेक एज सच, सो यू विल मार्क नो एरर, इसमें आप नो एरर मार्क करेंगे। अगला सेंटेंस है, the mother asked the child, the mother asked the child, why did she cry out in her sleep? Why did she cry out in her sleep? द मदर आज अ चाइल्ड, वाई डिड शी। अब ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि WH वर्ड्स, ऑल WH वर्ड्स, व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, हुज, whom, which, how, they have got their two roles. One is as a question and the second one is as a conjunction. I had also clarified that एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिया था वेयर मीन्स कहाँ, तो एज अ क्वेश्चन इट इज कहाँ और एज अ कंजंक्शन इट इज जहाँ। इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ व्हेन, सो एज अ क्वेश्चन इट इज कब एंड एज अ कंजंक्शन इट इज जब। सो सिंटैक्टिकली व्हेन इट इज अ क्वेश्चन, सो it must be followed by the helping verb, and when it is a conjunction it must be followed by the helping verb comes after the subject। तो यहाँ पे why कोई क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है,
वाई इज कमिंग एज ए कंजंक्शन, और यहां पे फुल स्टॉप भी ध्यान देने वाली बात है। गॉट इट? फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। अगर ये क्वेश्चन होता, जैसे क्वेश्चन है कि वाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। यहां पे ये एज अ क्वेश्चन आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब आना मस्ट है, आ रहा है। ये सेंटेंस सही है, एब्सोल्युटली राइट। इट्स अ क्वेश्चन वेरी वेल नोन टू यू। यहां पे द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई, यहां पे एज ए क्वेश्चन ना आगे एज अ कंजंक्शन आ रहा है, तो यहां पे डिड क्या कर रहा है, ये गलत हुआ। तो सही फॉर्मेशन क्या होगा, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई। अब शी, अब डिड नहीं लग रहा है, लेकिन यहां तो अफेक्टेड होगा ना, क्राई की जगह क्राइड हो जाएगा। वाई शी क्राइड आउट इन हर स्लीप, इस तरह से हो जाएगा, फुल स्टॉप। सो आई एम गोना टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। Now the next example is question number 5 is, let me rub this. Students, one recommendation is there, one suggestion is there that this fact, WH word as a question and WH word as a conjunction is very important for you, because history says, history is there, इनकी history बन चुकी है। History says that every year one question out of it generally comes, क्योंकि आसान है क्वेश्चन फ्रेम करना और स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब पता चल जाता है कि वो इससे अवेयर है कि नहीं अवेयर है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री। Now, question number 5 is, I asked him that why he was angry. मैंने उससे पूछा कि वो क्यों नाराज था। I asked him that why he was angry, but he did not answer. Now you understand, I asked him that, यहां पे दो कंजंक्शन क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि जब इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस बनता है, अभी अराउंड वी हैव 5 more sentences, so it will go around half an hour, so stay tuned, right? यहां पे दो कंजंक्शंस हैं। रिक्वायरमेंट एक कंजंक्शन की है, दो लगा रखे हैं, तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट यहाँ पे वाई की है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा। दैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और दैट हम लगाते हैं उन सेंटेंसेस में जिनमें सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा और सिंपली वाई से इसमें हम जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि वाई वॉज ही एंग्री कभी नहीं होगा। वाई वॉज ही एंग्री होगा जब क्वेश्चन की फॉर्म में हो। यहां पे वाई एज ए कंजंक्शन आ रहा है, तो वाई वॉज ही एंग्री ना होकर के वाई ही वॉज एंग्री होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, हैड आई नॉट टेकन इल, हैड आई नॉट टेकन इल, comma, I would have sent you my research paper much earlier. I would have sent you my research papers much earlier. मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। हैड आई नॉट टेकन इल, अगर मैं बीमार ना हुआ होता,
आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर, मैंने अपने रिसर्च पेपर्स तुम्हें बहुत पहले भेज दिए होते। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हैड आई नॉट बीन होना चाहिए, टेकन इल क्यों लग रहा है? पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, तो ये फॉर्मेशन की गलती है। सही फॉर्मेशन क्या होगा? हैड आई नॉट बीन इल, हैड आई नॉट बीन इल, ऐसा फॉर्मेशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर एंड क्वेश्चन नंबर 7 says the barn owl helps the farmer helps the farmer by destroying rats which could if left unchecked, comma, do a lot of damage to the crops. The barn owl helps the farmer by destroying rats which could do a lot of damage to the crops. तो ये एक जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ पे कुड क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, मतलब ये एक जनरल बात कही जा रही है जो कि हार्म कर सकता था। तो जनरल फॉर्म में इसे कहा जा सकता है कि द बार्न आउल हेल्प्स द फार्मर, वो फार्मर की हेल्प करता है बाय डिस्ट्रॉइंग रैट्स, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। अगर उनको ध्यान ना दिया जाए तो वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। गिविंग परफेक्ट मीनिंग, सो एज सच वी डू नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन दिस। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ही हैड गॉन होम 3 weeks ago. Question number 8 says he had gone home 3 weeks ago. He had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday. But he has not come yet. But he has not come yet. Yet माने अभी तक वो आया नहीं है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। He had gone home 3 weeks ago and was expected back yesterday, but he has not come yet. Giving perfect meaning, so as such there is no mistake, the sentence is correct. Now next is, we must sympathize for others. We must sympathize for others in their troubles. हमें दूसरों के साथ सिंपैथाइज करना चाहिए उनकी दिक्कतों में, तो सिंपैथाइज फॉर अदर्स की जगह सिंपैथाइज विद अदर्स होगा। Now question number 10 is there. The scientist in America are trying for long
trying for long to discover the genes responsible for aging. Aging, AGEING. मिस्टेक आपको मिल गई होगी कि फॉर लॉन्ग लगा हुआ है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पीसी का केस है और पीसी की हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन ट्राइंग, और यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ और अगले सेशन में हम अगले पेपर को लेंगे। इन पेपर्स को सॉल्व करने से आपको ज़रूर स्ट्रेंथ मिल रही होगी, आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कैसे हमें ग्रामर के टॉपिक्स को स्टडी करना है। ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन वीडियो फॉर्म में आपको अवेलेबल हो रहा होगा, उनको भी वॉच करते रहिए। एंड एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में नहीं आ रहे हैं। आई डो नॉट फाइंड स्टूडेंट्स हु आर देयर इन लाइव क्लासेस। सो लाइव क्लासेस एक्चुअली, जब लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं तो हम उन्हें क्यों ना ज्वाइन करें, ठीक है। तो मॉर्निंग 7 to 8 every day live classes being conducted, so you maintain your presence there, see how well people reply, how others are replying, so be available to live class also। and ये जो एप्लीकेशन की क्लास है, इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हम आपको लाइव क्लासेस में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी अपनी प्रेजेंस मेंटेन करें। बहुत ही हेल्दी इंटरेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया से, और मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या, ऑल ओवर इंटरनेशनली आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलते हैं और उनसे आप देख सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है, कैसे उनके रिप्लाई आ रहे हैं। सो आई वांट एवरीवन टू बी अवेलेबल मॉर्निंग 7 to 8 so that the utilization of live classes can be there for you, and we are already working hard to provide you the quizzes. Join Defense Quiz, that is available on Defense Guru. You just need to log on to defenseguru.co.in. You will find Defense Quiz over there. So in Defense Quiz, just a short snap of around 10 questions. If you solve, it is going to be brainstorming for you. It's going to be very, very interesting for you. So do join our Defense Guru portal and be updated with the defense quizzes that are live time to time. So fine students, take care of yourself, stay healthy, fit and fine, and stay tuned. Keep sharing your problems in case you come across, and our team is there to assist you in the best level possible. Wish you all the best and good luck. Jai Hind.